के बड़े बड़े सामंतों को बुलाया और सामंतों को बुला के कहा कि भाई तुम बनवीर के नीचे क्यों बैठे हुए हो। तो सामंतों ने कहा कि भाई सांगा जी के सारे बेटे मर गए, तो अभी लाज क्या बचा हमारे पास में, अब तो हमारा राजा कौन होगा, बनवीर। और पन्ना धाय ने कहा नहीं भाई, उदय सिंह नहीं मरा, उदय सिंह जीवता है, और ये रहा उदय सिंह। सामंत हंसेन सामंत का पन्ना हम ही मिले तेरे को, हमने ये नहीं सोचा था तेरे मन में इतना बड़ा पाप आ जाएगा, और अब तुम चंदन को राजा बनाना चाहती हो। हम नहीं जानते कि उदय सिंह तो मर गया, तेरा बेटा चंदन है। उदय सिंह के साथ में लफड़ा दूसरा, उदय सिंह का अपना लगभग जो बचपन वगैरह था वो बूंदी बीता था, वो ननिहाल ही रहा था, इसलिए मेवाड़ वाले उसको पहचानते भी नहीं थे। तो मेवाड़ वाला उनका ये चंदन है, और तू हमारे साथ धोखा करके तेरे बेटे चंदन को क्या बनाना चाहती है, राजा, और आशा देवपुरा तेरे साथ और मिल गया। पन्ना धाय ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, दुनिया में धोखे इस प्रकार के होते हैं, और इस बात को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है कि मां अपने बेटे को कटवा दे। तो तुम भी इस बात को नहीं मानोगे कि मैंने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे चंदन को कटवा दिया, और तुम उदय सिंह को पहचानते भी नहीं, तो तुम्हारी गलती भी नहीं है। पर उदय सिंह बूंदी रहा है, तो बूंदी में इसके जो ननिहाल वाले हैं वो तो पहचानते हैं, उनको बुला लो। तो बूंदी वालों को इन्वाइट किया, भाई तुम आओ। बूंदी वाले आए, बूंदी वालों को आगे उदय सिंह को दिखाया कि इसको पहचानते हो। बूंदी वाले तो क्यों नहीं पहचाने, उनका भांजा था वहीं रहा था। उसने कहा अरे ये तो हमारे वाला भांजा है, उदय सिंह है, कहां था तू इतने दिन। भाई बूंदी वालों को भी ये समाचार था, भाई मर गया वो, तो इतने दिन कहां था। उदय सिंह का ये मैं हूं, ये हमारा कुंभलगढ़ है, ये हमारी मैं तो इधर ही पार्टी करता रहता हूं। अब जब बूंदी वालों ने यह स्वीकार कर लिया कि हमारा भांजा है, तब तो मानना ही पड़ेगा। तो अब मेवाड़ के सामंतों ने कहा हमारा राजा कौन है, उदय सिंह, और कुंभलगढ़ में उदय सिंह का रास्ते लग कर दिया गया। कहां रास्ते लग कर दिया गया। अब कुंभलगढ़ में राजा बन के कौन बैठा हुआ है, उदय सिंह, और चित्तौड़गढ़ में कौन बैठा है, बनवीर। अब भले ही लोगों को पता चल गया कि उदय सिंह जिंदा है, पर बनवीर को राजा बने हुए साल 1.5 साल हो गए, तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी होंगे, जो उसके मंत्री संतरी, उनको पता है कि बनवीर के हटते अपने भी हट जाएंगे, तो सत्ता के साथ में कुछ ना कुछ लोग जुड़ ही जाते हैं। उन्होंने बनवीर को कहा तुम गद्दी छोड़ ही मत, बैठा रहे अपने, पर कितने दिन तक नहीं छोड़ते। फाइनली उदय सिंह के और बनवीर के बीच में युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, उदयपुर में एक जगह पड़ती है मावली, मावली का युद्ध होता है। मावली के युद्ध के अंदर उदय सिंह जीतता है, बनवीर को हराता है, बनवीर भाग जाता है महाराष्ट्र। कहां भाग जाता है, उसके बाद बनवीर के इतिहास का हमें कुछ भी पता नहीं, कहां गया कहां नहीं गया ये हम नहीं जानते। तो उदय सिंह कौन से युद्ध को जीतने के बाद कुंभलगढ़ छोड़ के चित्तौड़गढ़ जाते हैं, लिखो हेडिंग डालो उदय सिंह। कुल मिला के याद रखने वाली बात इतनी है कि 1540 तक उदय सिंह जी कहां पर है, कुंभलगढ़, और मावली जीतने के बाद में वो कहां पर आए थे, चित्तौड़। अब चित्तौड़गढ़ में आराम से उदय सिंह जी राज कर रहे हैं। 1559 में उदय सिंह के पोता होता है। उदय सिंह की क्या होता है, पोता। कब, 1559 में। पोता हुआ तो घर में खुशियां आई, खुशियां आई तो कहा भाई एकलिंग जी के धोख लगा के आएंगे। घर में कोई शुभ काम हो तो देवी देवता धोखो, तो मेवाड़ वालों के सबसे बड़े देवता कौन, एकलिंग जी। तो 1559 में जब पोता हुआ उदय सिंह के, तो धोख लगाने के लिए कहां पर गए, एकलिंग। एकलिंग जी की धोख लगाए बाद में कहा थोड़े दिन यहाँ शिकार विकार खेलते हैं। राजा शिकार खेलने के लिए रुक गया वहां पे। जब वहां एकलिंग जी के आसपास वाले इलाके में शिकार खेल रहे थे, तो उनको इलाका बड़ा पसंद आया, और उन्होंने लगा ये जगह बड़ी अच्छी, पहाड़ियों से घिरा हुआ बीचों बीच एक स्थान है, तो वहां पर एक नया शहर बसाया गया। उदय सिंह ने बसाया, इसलिए शहर का नाम है उदयपुर। क्या नाम है, तो उदयपुर की स्थापना किस साल की गई। अब कहा भाई लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके पीने के पानी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक झील बनाएगी उदय सागर। कौन सी झील बनाएगी, सुनना। और राजा ने कहा मैं रहूंगा तो मेरे लिए, तो एक महल बनाया गया मोती मगरी। कौन सा महल बनाया गया, मगरी का मतलब होता है पहाड़, मगरी का मतलब क्या होता है। तो झील तो कौन सी बना दी गई, उदय सागर। और आपके वो कौन सा महल कौन सा बना दिया गया, लिख लो यहाँ उदय सिंह जी। अभी तक उदयपुर शिफ्ट नहीं हुए, अभी तक वो चित्तौड़गढ़ के बैठे, यहाँ निर्माण कार्य वगैरह शुरू करा, भाई थोड़ा 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 बनवा हुआ अपने, ये यहाँ चल ही रहा था। इतने में समाचार मिले कि साहब अकबर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। कौन आक्रमण करने के लिए आ रहा है, 67 के लास्ट में वो अपना अटैक करता है। 4 महीने का घेरा था, तो 68 तक यहाँ पर घेरा चला। तो अकबर ने कब अटैक कर दिया था, 1567, लिखो। अब जब समाचार मिले, भाई यहाँ चित्तौड़ में भी समाचार मिले कि अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, अकबर। तो इन्होंने कहा भाई अपनी तैयारियां की जाए। तो उदय सिंह ने अपने सारे मंत्री संतरी सामंत बड़े बड़े जो भी अधिकारी थे सबको बुलाया, और बुलाकर अकबर का अटैक होने वाला है, वहां से एक बड़ी सेना आ रही है, बताओ अपनी क्या तैयारियां, इतने हथियार हैं, कितनी सेना है अपने पास में। जब सारे सलाह मशविरा कर रहे थे, तो एक राय निकल के आई। सब लोगों ने कहा कि देखो सर, अपने लड़ने का तरीका क्या है कि बाहर से जब भी बड़ा अटैक होता है, तो अपने किले के दरवाजे बंद करके अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि किले इतने मजबूत किले हैं कि जल्दी से कोई भी दुश्मन हमारे किलों को तोड़
इसलिए हमें बाहर जाके लड़ने की आवश्यकता है नहीं। पब्लिक को भी अंदर शिफ्ट करो। इतने बड़े बड़े किले के अंदर क्या रह सकती है पब्लिक? कभी आप चित्तौड़ का किला देखिए, उसमें खूब सारे पानी के कुंड है, अंदर खेती होती है। 84 पानी के कुंड बताते हैं कि 84 पानी के कुंड बने, अलग अलग राजाओं के टाइम बने होंगे, आज तक हो गए होंगे, पर यह तो मानना पड़ेगा कि पानी की व्यवस्था थी उनके पास में, अंदर खेती कर लिया करते थे वो लोग। तो कहा अंदर अपने स्टॉक करके पूरी पब्लिक को भी अंदर बिठा के और अपने किले को सिक्योर किया जा सकता है। कोई भी किले को तोड़ अपने तो नहीं सकता। पर कई बार यह होता है कि बाहर वाला दुश्मन इतना शक्तिशाली होता है कि बाहर से जाने का नाम ही नहीं लेता, और बाहर से जाने का नाम नहीं लेता, इतने में किले का अनाज और पानी क्या हो जाएगा? खत्म। पूरी पब्लिक अंदर रहेगी तो स्टॉक एक न एक दिन तो खत्म होगा। कितना ही रख लो आप भले अंदर, खत्म तो होना स्टॉक आपके। तब अपने क्या करते हैं कि तब अपने बाद में करते हैं साका। क्या करते हैं? और साक्य का मतलब है ऐसा युद्ध जिसमें अब जिंदा रहने की कोई भी संभावना है आपके, अब तो अस्तित्व का सवाल है कि या तो भूखे मरो या बाहर जाके लड़ाई कर लो। तब बंदे को लगता था कि यार जब लड़ाई करनी है, जब मरना ही है, तो क्यों ना लड़के मरूं। मैं मरूं तो अगले वाले की कम से कम 2-3 तो लेके मरूं। तो वो जो लड़ाइयां होती हैं लड़ाइयों क्या बोलते हैं? साके। अच्छा, पता था कि यार अपने सब लड़ते हुए मारे जाएंगे तो महिलाएं बचेगी, और महिलाओं के साथ में बुरा बर्ताव करेंगे, इसलिए महिलाएं पहले क्या कर लिया करती? जोहर। अब जब महिलाएं जोहर कर लेती तब तो आदमी को और लगता कि यार इस बाहर जो दुश्मन बैठा है इसके चक्कर में हमारे तो परिवार की महिलाएं को जलना पड़ा। अब वो और गुस्से में बाहर निकलता था और दुश्मन को जितनी हानि पहुंचा सकता था उतनी हानि पहुंचाता। तो अपना तरीका ये है। अब सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं। जब सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं, दुश्मन किले पे क्या कर लेता है? कब्जा। और किले को छुड़वाने वाला कोई भी आदमी बचता नहीं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रतन सिंह ने साका किया, किले पे कब्जा हो गया। खिजर खान आ गया, मालदेव सोनगर आ गया, बनवीर सोनगर आ गया। 23 साल बाद में जाके 1326 में हमीर वापस यशोदा से आकर किले पे कब्जा करता है। बीच के 23 सालों तक किले पर गोहिलों का कब्जा। दोबारा 1535 में गुजरात वाले बहादुर शाह ने आक्रमण किया। सारे ढंके ढंके बंदे लड़ते हुए मारे गए। कोई ढंका बंदा नहीं बचा जो किले को संभाल सके, इसलिए किसको किला देना पड़ गया? बनवीर। और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 साल के लिए अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। विक्रमादित्य को मार दिया, उदय सिंह को भागना पड़ा, कुंभलगढ़ में जाके रहना पड़ा। मावली वाले युद्ध से पहले उदय सिंह चित्तौड़गढ़ तो नहीं आ पाए। तो कहा ये लड़ने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे? कि अब चेंज ये किया जाए कि सारे लोग एक जगह रह के नहीं लड़ेंगे। सारे लोग जब एक जगह रहते हैं तो एक साथ लड़ना पड़ता है। एक साथ लड़ते हैं, दुश्मन एक साथ मार देता है, एक साथ मार देता है, दुश्मन किले पे कब्जा कर देता है। अब किले को छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं, अब लड़ाई को जारी रखने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए आधे लोग किले में रह के किले की रक्षा करो। यदि किले को बचा लेते हैं तो वेल एंड गुड। यदि किले को नहीं बचा पाए तो जो लोग बाहर बैठे हैं वो किले की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, किले को वापस छुड़ाने का प्रयास करेंगे। दुश्मन पूरे राज्य पर कब्जा ना कर ले, इसके लिए बाहर वाली टुकड़ियां लड़ाई करेगी। क्या ये वाला ठीक है? आधे लोग किले के अंदर रहेंगे, आधे लोग किले के बाहर। अब अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहे? और सबने एक स्वर से कहा कि उदय सिंह जी आप बाहर रहोगे, आप किले के अंदर नहीं रहोगे। उदय सिंह का दिमाग खराब है, किला मेरा और आप कह रहे हो मैं किले के बाहर चले जाऊंगे। एग्जैक्टली आप नहीं, आपका पूरा परिवार, रॉयल फैमिली का एक भी बंदा किले के अंदर नहीं रहना चाहिए। क्यों भाई, हम किले में क्यों नहीं रहे? तो उनका किले में जो रहेगा, आप ये मान के चलिए कि किले के अंदर जो रहेंगे, यदि लड़ाई हुई तो लड़ाई के अंदर वो सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे। हम कतई नहीं चाहते कि राज परिवार लड़ता हुआ मारा जाए, क्योंकि राजा जब जिंदा रहता है तो लोगों की आशाएं जिंदा रहती है। राजा जब जिंदा रहता है तो लोगों को लगता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य अभी तक दुश्मनों के गुलाम नहीं हुआ है। और जब राजा मर जाता है, जनता अपने आप को निराशा में पाती है, जनता का मोरल डाउन होता है, जनता को यह लगता है कि अब हम दुश्मन के गुलाम बन गए, और जनता दुश्मन को टैक्स देना शुरू कर देती है। और एक बार यदि जनता को यह लग गया कि हमारा राजा ये नहीं, हमारा राजा वो, और उसको टैक्स देना शुरू कर दिया, उसके बाद राज्य पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर राजा यदि जिंदा है तो नई सेनाएं बना पाएगा, जनता को साथ खड़ा कर पाएगा, जनता उसको टैक्स देती रहेगी, वापस दुश्मनों से लड़ पाएंगे। ये लड़ाई लंबी है, अब ये संघर्ष लंबे करने पड़ेंगे, एक जगह पे मरने से पार नहीं पड़ेगी। इसलिए उदय सिंह को कहा कि पूरी रॉयल फैमिली को लेकर बाहर निकला जाए। कहां जाएंगे? तो कहा पहाड़ियों में। कहां जाया जाए? जब सेना कम हो तो लड़ने का सबसे अच्छा तरीका पहाड़ है, छापामार युद्ध किए जाए। कैसे युद्ध किए जाए? आप बाहर जाके छापामार युद्धों की तैयारियां कीजिए। ये नहीं कि हम करेंगे आप यहां से छोड़ के चुपचाप कहीं जाके छिप जाओ। आप छापामार युद्ध कीजिए पहाड़ों में बैठ के। किला बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, किला बचाने के लिए आपकी फौज खूब है, यदि बचा पाती है तो ठीक, वरना आप राज्य की रक्षा कीजिए, आप जनता की रक्षा कीजिए, आप जनता की तरफ से लड़िए, पहाड़ों में रहिए, छापामार युद्ध कीजिए। तो उदय सिंह चले गए गिरवा की पहाड़ियों में।
कौन सी पार्टियों में चले गए? देखो, सब किला किसको दे के जाएं? तो दो बंदों को किले की जिम्मेदारी दी गई। एक बंदे का नाम था जयमल और एक बंदे का नाम था पत्ता। कौन कौन दो बंदे बताओ देखे? आप लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। जयमल मेड़ता के राजा थे। जयमल कहां के राजा थे? वापस सुनना देखो बात। हमने पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में मेड़ता से भाग लेने के लिए गए थे वीरमदेव। कौन गए थे? खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए कौन गए? वीरम। पर इस युद्ध में खाली वीरमदेव नहीं गए थे, वीरमदेव के एक भाई और गए थे। भाई का नाम था रतन सिंह। भाई का नाम कौन था? मेड़ता से भाग लेने के लिए कौन कौन गए? दो भाई, वीरमदेव और रतन सिंह। वीरमदेव तो कौन है? मेड़ता के राजा। और रतन सिंह कौन है? राजा का भाई। इस युद्ध में रतन सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। खानवा युद्ध में मेड़ता से कोई लड़ते हुए काम आया था, तो वो बंदा कौन था? रतन सिंह। किसके भाई है? वीरमदेव युद्ध हार गए तो अपने वापस मेड़ता चले गए और रतन सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे। रतन सिंह की बेटी का नाम था मीरा। रतन सिंह की बेटी का नाम क्या है? जिसकी शादी भोजराज के साथ की हुई। जिसकी शादी किसके साथ की हुई थी? वीरमदेव के बेटे का नाम था जयमल। वीरमदेव के बेटे का नाम क्या है? इसका मतलब जयमल और मीरा कजन है। जयमल और मीरा आपस में क्या है? अब और समझिए इस बात को। मेड़ता के वीरमदेव ने खानवा युद्ध में भाग लिया, युद्ध हारने के बाद वापस चले गए। वीरमदेव की बाद में डेथ हो गई। वीरमदेव की डेथ हो गई तो राजा कौन बन गए? कौन बन गए? जयमल। और जयमल की कजन है मीरा, जिनकी शादी कहां पर की हुई है? मेवाड़, सांगा के बेटे भोजराज के साथ, है ना। और अभी वो मेड़ता में राजा बने हुए जयमल और आपके चित्तौड़ के अंदर राजा बने हुए उदय सिंह। चित्तौड़ में राजा कौन है? जब जयमल यहां पर मेड़ता में राजा थे तो अकबर पहले मेड़ता पर अटैक करता है और 1562 में मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। अकबर ने मेड़ता पर कब्जा कब कर लिया था? 1562 में अकबर ने कहां पर कब्जा कर लिया? मेड़ता। किसको हरा के? तो जयमल बेरोजगार। जब 1562 में जयमल के हाथ से मेड़ता निकल गया तो जयमल को लगा अपने कहां जाएं, तो जयमल चले गए मेवाड़। कहां चले गए? मेवाड़ में राणा जी कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह उसकी बहन के देवर हैं। उदय सिंह का बड़ा भाई है भोजराज, तो उसकी शादी किसके साथ हो रही है? मीरा भाई। मीरा भाई और जयमल आपस में क्या लगते हैं? बहन भाई। तो उसके लगा अपने रिश्तेदार, पुराने रिश्ते हैं अपने। तो जयमल यहां से कहां पर चले जाते हैं? आपके मेवाड़। मेवाड़ चले जाते हैं उदय सिंह के पास। तो 1562 के अंदर जयमल कहां पर नौकरी कर रहे हैं? मेवाड़। कहां पे नौकरी कर रहे हैं? मेवाड़। किसके पास में? जब ये बात है कि किले को कौन संभालेगा तो जयमल ने कहा मैं, मुझे एक्सपीरियंस अकबर के खिलाफ लड़ने का, मैं अकबर से 1562 में लड़ चुका हूं। ठीक है, मेड़ता के अंदर हम जीत नहीं पाए थे, पर एक बार वापस मौका दीजिए, इस बार हम वापस लड़ेंगे अकबर से। तो किले का मोर्चा एक तो किसको दे दिया गया? और सुनो, जयमल के रियल बहन थे फूल कंवर। भाई मीरा तो कजन है, जयमल की जो रियल बहन है उनका नाम क्या था? फूल कंवर की शादी की हुई थी फतेह सिंह चुंडावत के साथ। किसके साथ में की हुई है? एक मेवाड़ में एक सामंत है जिनका नाम क्या है? फतेह सिंह चुंडावत। इनके साथ शादी की हुई है। मेवाड़ में राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है आमेट। कौन सी जगह? आमेट के एक सामंत थे जिनका नाम क्या था? फतेह सिंह चुंडावत। उनके साथ में किसकी शादी की हुई है? फूल कंवर। फूल कंवर किसकी बहन है? मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने थे? सलूम्बर पढ़ा था जैसे हमने, तो सलूम्बर तो सबसे बड़ा है, वैसे बड़े ठिकाने कितने थे? 16। उन 16 में एक ठिकाना कौन सा हुआ करता? आमेट। जैसे सलूम्बर चुंडावतों का ठिकाना था, वैसे आमेट भी किसका ठिकाना था? चुंडावतों का। और आमेट के सामंत कौन है यहाँ पर? फतेह सिंह चुंडावत। इनके साथ में किसकी शादी की हुई है? किसकी बहन है? इन फतेह सिंह चुंडावत का नाम अपभ्रंश होता होता हो गया फत्ता। क्या हो गया? अपने किताब वालों ने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया? मुझे लगता है किताब वालों ने इसलिए भी कर लिया होगा नाम लिखना कि पत्नी का नाम क्या है? फूल। सरल याद हो जाए, टाबरों को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। इसका मतलब है जयमल और पत्ता आपस में साले बहन हुई है। जयमल और पत्ता आपस में क्या है? कि जयमल की रियल सिस्टर है फूल कंवर और उसकी शादी किसके साथ में की हुई है? पत्ता का दो, फत्ता का दो, आप उन्हें क्या कर दो? फतेह सिंह चुंडावत। तो जयमल कहां के राजा है? अकबर मेड़ता पर कब्जा कब कर लेता है? पत्ता कहां के सामंत है? आमेट। और जो आमेट था वो मेवाड़ का कैसा ठिकाना है? प्रथम श्रेणी का। कैसा ठिकाना है? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से ठिकाने हुआ करते। तो फर्स्ट ग्रेड के कितने ठिकाने थे? 16। उनमें से एक कौन सा हुआ करता? लिखो थोड़ा सा। अकबर अपना मोर्चा लगाता नीचे आके, अंदर किले के अंदर जयमल पत्ता अपना स्टॉक फुल करके जनता को पूरी को अंदर शिफ्ट करके किले के दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए। अकबर ने कहा कोई बात नहीं,
अब तक तोपों वगैरह का प्रयोग खूब होने लग गया था। अकबर के पास खूब सारी तोपें थी। अकबर ने कहा भाई किले की दीवारें तोड़ने के लिए क्या किया जाए, नहीं तो तोपे लगाओ और तोप के गोले मारो और दीवार कमजोर होकर अपने आप में टूट जाएगी। थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़ने के बाद आज इतनी सी तोड़ दी, कल और तोड़ देंगे, कल यूं तोड़ देंगे, जो दीवार टूट जाएगी। दीवार टूट जाएगी, अंदर घुसेंगे। अंदर घुसने के बाद पता था कि अपने पास फौज है 1 लाख की, अंदर आदमी 8,000। 1,08,000 कितने भी बहादुर हो जाएंगे तो भी 1 लाख से तो कभी भी जीत किले पे तो अपना कब्जा होना ही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपने तो आराम से लगाओ तोपें और ये दीवार तोड़नी है। अब अकबर नीचे से तोपें लगाए और तोप लगा के तोप के गोले मारे और दीवार तोड़ दे कि आज ये इतनी सी टूट गई, कल अपने सुबह उठते वापस लगाना भाई तोपें, और कल और तोड़ेंगे इसको। और सुबह उठ के देखा तो पता चला वो दीवार रातों रात बन गई। जो तोड़ी थी जितनी, उस दीवार को वापस बना दिया गया। अगले दिन वापस तोड़ी, अगले दिन वापस दीवार बनी। ये मुगल दीवार तोड़े दिन में, शाम तक रातों रात दीवार वापस बन जाए। तो अकबर ने कहा पता तो लगो इतना कौन इंटेलिजेंट आदमी है कि रातों रात निर्माण कार्य करवा लेता है। तो पता चला अंदर जयमल है। अंदर कौन बैठा हुआ है? और जयमल ये सब कामकाज करवा लेता है। जयमल कौन? कौन? मेड़ता वाला राजा, वो जयमल जिससे हमने 1562 में क्या छीन लिया था। आगे वो अकबर ने कहा यार पहले बता, जयमल है क्या अंदर? उदय सिंह जी कहाँ है? तो उदय सिंह जी तो पहले ही किला खाली करके कहां पर चले गए? अपने गिरवा। और ये किला जयमल को देके गए हैं। अकबर ने कहा यार फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर अपने तोपे उतार लो भैरे, जयमल से तो बातचीत करके किला ले लेंगे। किले का मालिक तो घर पे है ही नहीं, पड़ोसियों के पास में। आपके पड़ोसी आपको घर की चाबी देके जाएगी, ध्यान रखना। और कभी गुंडे आए और पड़ोसियों के घर पे कब्जा करना चाहे तो आपको ये क्या तरीका है, हम नहीं देंगे, ये पड़ोसी हमारे हैं और चाबी हमारे पास में। और किसी गुंडे ने बंदूक लगाई, दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपने कहा ले लो भाई साहब, आप जानो और आपका काम रहना, हमारा है ही नहीं, उनका ही है, हमने तो चाबी रख ली थी। यही होता है। कोई क्यों मरे दूसरे के लिए? सामान्य मनुष्य का व्यवहार यही कहता है। तो अकबर ने कहा यार जब किले का मालिक नहीं है फिर लड़ाई क्यों करनी, जब किला किसी को संभला के गए तो उससे बातचीत कर लेते हैं। तो अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि भाई जयमल सॉरी, तो वो 1562 में यार मैंने तेरे से क्या छीन लिया? मेड़ता। और मैंने मेड़ता छीना इसलिए तेरे को कहां पर आके रहना पड़ रहा है? मेवाड़। यदि मैं तेरे से मेड़ता नहीं छीनता तो तेरे को भी यहाँ पे आगे नौकरी करनी नहीं पड़ती। चल अब एक समझौता करते हैं, मेड़ता वापस ले ले, चित्तौड़ मुझे दे दे। मेड़ता वापस ले ले और चित्तौड़ मुझे दे। चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, चित्तौड़ उदय सिंह का है। उदय सिंह का है तो तू उदय सिंह वाला चित्तौड़ मुझे दे दे, और तेरा खुद का क्या है? मेड़ता, वो मेरे से वापस ले। एक दे एक ले ले, सीधी सी बात है। जयमल वापस रिप्लाई करता है, जयमल अकबर के पास मैसेज भेजता है। अकबर ने कहा था कि किला तेरा तो है नहीं, किला किसका है? उदय सिंह का। तो जयमल कहता है कि है गढ़ मारो हूं धनी। धनी का मतलब क्या था? मालिक। है गढ़ मारो कि गढ़ मेरा है, हूं धनी, मैं इसका मालिक हूं। असुर फिरे किम आण। असुर का मतलब होता है दुश्मन, राक्षस। कि राक्षस की औकात नहीं है किले के अंदर घुस जाए, क्योंकि किला मेरा है और मैं इस किले का क्या हूं? मालिक। कैसे तू मालिक कैसे हुआ? तो अगली लाइन बोलता है कि कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। चित्रकूट मतलब चित्तौड़, चित्रकूट मतलब कुंची मतलब चाबी। चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ के राजाओं को क्या बोलते थे एकलिंग जी का? दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के गए हैं, इसलिए मैं किले का मालिक हूं, किला मेरा है, और तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं है कि किले के अंदर घुस जाए। अकबर ने कहा भाई यार सेंटी हो गया, ऐसे नहीं करते। और अकबर ने एक नया प्लान भेजा। अकबर ने वापस मैसेज किया कि ये तो तेरे को मैं दे ही रहा हूं, मेड़ता तो तेरा है, तू ले ले। मेड़ता के साथ में एक जगह और दे देता हूं, नागौर। क्या दे देता हूं? एक के साथ एक। मेड़ता तेरा है वो तो तू ले ही लेगा, और साथ में तेरे को एक फ्री चीज और दे देता हूं। क्या दे दूंगा? नागौर। अब तू इतने बड़े का राजा है, पूरा नागौर और मेड़ता का राजा तू। क्यों लोगों की नौकरियां कर रहे? चित्तौड़ मुझे दे दे और जाके आराम से अपना राज कर। कहां कहां पे राज कर? मेड़ता और जयमल जी का बस रिप्लाई है तो भूख न मिटे मेड़तोर, ना मिटे नागौर। रजवट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटे चित्तौड़। कि ये कोई नागौर और मेड़ते से तो भूख आज मिटे न कल मिटे, ये तो वीरता की भूख है अकबर, मरने पे मिटेगी। तो अकबर की बात समझ में आ गई कि आदमी सीधे सीधे तो पार पड़ने वाला। अकबर ने कहा तोपे वापस लगाओ भाई, और तो क्या किया जाए। अब अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को पुनर्निर्माण कब करवाते हैं। और एक दिन पता चला कि जयमल दीवार के ऊपर 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 घूम रहा था। वहां पे अकबर को बताया कि साहब वो जयमल है। नीचे वालों ने कहा। अकबर अपनी किताब में लिखवाता कि अकबर के पास एक बंदूक थी, संग्राम। कौन सी बंदूक थी? और अकबर जयमल पर निशाना लगाता है, तो निशाना सीधा सीधा लगा नहीं, जाके जयमल के पैर में गोली लगी। तो जयमल किले की साइड में गिर गया, घायल हो गया जयमल। जयमल क्या हो गया?
इधर 4 महीने हो गए अकबर को घेरा लगाए, उनसे दीवार टूट नहीं रही थी, पर वो बाहर से जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। किले के अंदर का पानी और अनाज खत्म होता जा रहा। 30-30 हजार की पब्लिक अंदर बैठी रही, खा जाए थोड़े दिनों के अंदर। अब इनको लगा कि भाई और अपने पास कोई तरीका नहीं, अब तो अपने क्या करना पड़ेगा, साका। तो 1568 में चित्तौड़ में तीसरा साका होता है। कब होता है? लिखो, जब केसरिये की बारी है, महिलाओं ने जोहर किया। महिलाओं ने जोहर करने के बाद जब केसरिये के लिए जाने लगे तो केसरिये कपड़े पहन के बाहर जाते, सारे सैनिक केसरिये कपड़े पहन के बाहर जाने लगे। तो जयमल की आंखों में आंसू आ गए। पूछा, अरे क्या हुआ जयमल जी, क्या हुआ जयमल जी? जयमल ने कहा, यार कितने बुरे दिन है, देखो आप लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज साके के अंदर आपको केसरिया में लड़ने का मौका मिल रहा है, और अभी आप सारे वीर बाहर निकलोगे और मुगलों के परखच्चे उड़ा दोगे। आज आप बता दोगे कि आप वास्तव में क्या चीज हो। आप 8000 लोग आज बाहर जाके लड़ोगे तो शायद तुम्हारी लड़ाई देखने के लिए भगवान सूर्य अपना रथ रोक देंगे। कितना उत्साह है तुम लोगों में कि हमें देश के लिए मर मिटने का मौका मिल रहा है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं जिसके पैर में गोली लगी हुई, इसलिए खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम सबको देश के लिए मर मिटने का, लड़ने का मौका मिल रहा है, और मेरे दुर्भाग्य है कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं यहां चुपचाप बैठा हुआ हूं। उससे भी बुरी बात कि जब तुम सारे लड़ते हुए मारे जाओगे, दुश्मन किले पे कब्जा करेगा, दुश्मन उठा के और ले जाएगा। पता नहीं क्या क्या दुर्गतियां होगी। दुर्गतियों से तो मैं फिर भी नहीं डरता, पर मुझे दुख इस बात का है कि भगवान को आज ये दिन दिखाना था कि किला मुझे सौंपा गया, मैं लड़ाई में ना लड़ पाऊं, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तो उन सैनिकों में एक सैनिक था, इसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था? तूने अंकल यार रो मत ऐसे, ये मत करो यार, दुख मत करो, आप तो मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लो। कहां पे बैठ के लड़ाई कर लो? तो कहते जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ते हैं। नीचे से 2 हाथ कल्ला आगे चल रहे थे, ऊपर से 2 हाथ। उस दिन कल्ला यूं लग रहा था जैसे साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज अवतार में धरती पर उतर गए हो। इसलिए कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथों का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, अभी ये मूवी आई आपकी RRR है ना, राइज रोज रिवोल्ट। इसके अंदर एक सीन है इसमें उसके कंधों पर बैठ के लड़ रहा होता है। वो रियल सीन हमारे जयमल और कल्ला राठौड़ का है। वो राजस्थान की हिस्ट्री से उठाया हुआ सीन है। वास्तव में उस तरीके से लड़ने वाले 2 बंदे वो कौन थे? जयमल और कल्ला। चित्तौड़ के किले की रक्षा कर रहे थे। पत्ता चुंडावत चित्तौड़ के किले की रक्षा करते हुए रामपोल पर वीर गति को प्राप्त हुए। पोल का मतलब दरवाजा, रामपोल पे लड़ता हुआ मारा गया। इसलिए पत्ता की छतरी कहां पर है? जयमल और कल्ला दोनों वहां पर 2 दरवाजे और है, हनुमान पोल और भैरव पोल। कौन कौन से 2 दरवाजे? हनुमान पोल और भैरव। इनके बीच के अंदर लड़ते हुए मारे गए। इसलिए जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कौन से दरवाजों के बीच में बनी हुई है? हनुमान पोल और भैरव। लिख लो, ये 8,000 लोग थे, 40,000 मारे थे अकबर के। तीसरा साका तो दुनिया के इतिहास का भयंकर वाला युद्ध है। तो भयंकर मारकाट मचाई थी इन्होंने बाहर जाके कि अकबर जब किले पर कब्जा करता है, 25 फरवरी को अकबर किले पर कब्जा कर लेता है। कब कर लेता है? लिखो, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, 25 फरवरी 1568 एडी, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, ऑन 25 फरवरी 1568 एडी अकबर ने चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ फोर्ट। अकबर ने चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ फोर्ट। कौन से किले पर अधिकार कर लिया? अब वो गुस्से के अंदर तो था ही कि यार आधी पब्लिक सल्टा गए मेरी, तो आधी सेना मार गए। अंदर बेचारी निरीह पब्लिक जिसका कोई लेना देना नहीं, निर्दोष बच्चे महिलाएं सबको घरों से बाहर निकाल काट दिया गया। देखो, अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। तब कई बार लगता है कि डार्विन ने जलियांवाला कांड में 369 लोग थे, 379 लोग थे, 379। उसके बावजूद भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि डार्विन जलियांवाला में मार के गया था। कि जलियांवाला कांड किसने किया? जनरल डायर। जनरल डायर। आज भी कोई बंदा यदि किसी को इस प्रकार मार देता है, कोई सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करती है, हम कहते हैं सरकार डायर है। सरकार कैसी है? मगर इतिहासकारों ने यह कभी नहीं बताया कि सरकार अकबर हो गई। 300 और 30,000 में तो फर्क खूब ही। सारे आम निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को घरों से बाहर निकाल निकाल के गर्दनें काट काट के मीनारें बनवाई थी, किताब में लिखवाया और एक मजा आया। 30,000 काटे थे। इस बार दोबारा इस प्रकार किया गया तो ऐसे कैसे दोबारा काटे जाओगे? अंग्रेजों ने माफिया मांगी है पता नहीं कितनी बार। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तक जलियांवाला आ गया तो उसने कहा सॉरी, गलती हुई थी उस दिन,
हमें गालियां नहीं चल हमें वहां पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी हमारे द्वारा। डार्विन का यहाँ से बाकायदा ट्रांसफर किया गया, डार्विन को यहाँ से हटाया गया था। डार्विन क्या, डायर डायर को यहाँ से वापस भेजा गया कि नहीं भाई तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उनकी रानी, उनके और खूब सारे लोगों ने तब कहा था गलती हुई, इस प्रकार के निर्ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। कोई भी इस प्रकार की गोलियां चलाए वो आदमी खराब, हत्यारा है, क्रूर है, नरपिशाच। पर इतिहासकार यहाँ सारे चुप है। मैं वेट कर रहा हूं उन दिनों का जब इतिहासकार कहेंगे कि साहब अलाउद्दीन खिलजी और अकबर ने 30-30 हजार कटवाए थे, डार्विन से 100 गुना बुरे हैं। डायर से मैं डार्विन निकल रहा है कि डायर से कितने गुना बुरे हैं? 100 300 का 100 गुना है 30,000। जिन बच्चों का, महिलाओं का कोई भी युद्ध से लेना देना, अपने घरों में दुब के छिप के बैठे हुए लोग होंगे जिनको घरों से बाहर निकाल निकाल के मार दिया गया होगा। कितने लोग कटवाए गए? फिर यहां पर एक सिक्का चलाया था अकबर ने उन दिनों, एक एलची। इस जीत की याद में कौन सा सिक्का चला गया? एलची का वैसे मतलब होता है दूत। क्या मतलब होता है? दूत। तो ये मेरा मैसेज है कि मैंने यहाँ का जीत लिया तो सिक्के का नाम ही रखा, क्या रखा? अकबर जब यहां से वापस चला गया, आगरा चला गया, तो उसे लगा कि यार 2 बंदे जयमल और पत्ता जिनका खुद का किला नहीं था, वो उदय सिंह की तरफ वहां पर बिठाए हुए थे। उसके बावजूद क्या वफादार लोग थे कि वो लड़ते हुए मर गए, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने किले पर कब्जा करने। कितने थोड़े से लोग थे, डरे नहीं, मैंने कितने लालच, लोभ, प्रलोभन दिए, उसके बावजूद मेरे सामने झुके नहीं। तो अकबर जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगवाता है आगरा के किले में। कहां पर लगवाता है? देखो, वो मूर्तियां कई साल तो पड़ी रही। अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब थोड़ा कट्टर होता आदमी था, और औरंगजेब ने पूछा कि मूर्तियां किसकी है रे? साहब ये जयमल और पत्ता की। इनकी मूर्तियां यहाँ क्यों लगी हुई है? कौन थे ये? तो साहब ये 2 बहादुर हिंदू सेनापति थे। तो उसने कहा अच्छा मेरे समझ में आ गया, 2 बहादुर हिंदू सेनापति थे, अपनी तरफ से लड़े होंगे, अपनी तरफ से लड़के को युद्ध जितवाया होगा, इसलिए इनकी मूर्तियां यहाँ पे लगा दी। लोगों ने साहब लड़े तो खिलाफ थे, पर आपके दादाजी, आपके परदादाजी इनकी वीरता से प्रभावित होते हैं और इनकी मूर्तियां यहाँ पे लगवा देते हैं। उसने कहा परदादाजी के दिमाग की चक्रियां हिली हुई थी, ये मूर्तियां गिराई जाए। तो इनकी मूर्तियों के बाद में कौन गिरा के चला गया? तो फिर हमें लगता है अपने क्या पता है, मूर्तियां औरंगजेब के टाइम तक ठीक नहीं थी, पहले किसी ने गिरवा दी होगी। तो औरंगजेब के टाइम में एक फ्रेंच आया हुआ था यहाँ पर, अपने बर्नियर। कौन आया हुआ था? बर्नियर नाम का एक फ्रेंच यहाँ पर आया हुआ था, और वो एक बुक लिखता है अपने यहाँ के बारे में, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कौन सी बुक लिखता है? मुगल साम्राज्य की यात्रा या ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और इस बुक के अंदर वो ये सब बातें लिखता है कि मैं आगरा गया था और मैंने मूर्तियां देखी है। बर्नियर ने मूर्तियां देखी है, इसका मतलब औरंगजेब के टाइम तक तो मूर्तियां पड़ी है, बाद के टाइम में इनका मूर्तियों का वर्णन कोई भी नहीं करता, इसका मतलब औरंगजेब के टाइम में गिरा दी गई। तो कोई पूछेगा कौन से फ्रेंच यात्री ने इनका वर्णन किया? देखो, ये मूर्तियां अब आगरा के किले में तो आपको देखने को नहीं मिलती। बीकानेर में एक किला है जूनागढ़। कौन सा किला? जूनागढ़ में मूर्तियां आज भी लगी हुई है। जूनागढ़ में हम आगे पढ़ेंगे, एक राजा हुए थे राय सिंह। कौन हुए थे? अकबर के कंटेम्पररी राय सिंह थे। तो राय सिंह जी ने भी मूर्तियां वहां लगवाई थी, पर वो कोई गिराई नहीं किसी ने, तो आज भी पड़ी है। अब यदि आपको जयमल पत्ता की मूर्तियां देखनी है तो कौन सा किला देखिए, लिख लो।